हम इंसान, दूसरे जीव जंतु, हमारी पृथ्वी, हमारी सोलर सिस्टम, स्टार्स, ब्लैक होल्स, गैलेक्सी, स्पेस, टाइम, एनर्जी, मैटर आखिर में बने कैसे? बहुत समय पहले से ही बहुत से साइंटिस्टों ने इसे बहुत से थ्योरी के द्वारा समझाने की कोशिश की, पर सबसे ज्यादा जिस थ्योरी को सपोर्ट मिला वो है द बिग बैंग थ्योरी। थर्टीन 13.8 बिलियन साल पहले यूनिवर्स की टोटल मास एक सिंगल पॉइंट में थी। इसका साइज बहुत ही छोटा था, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, उसका डेंसिटी भी बहुत ज्यादा था। उसके बाद एक बड़ा एक्सप्लोसिव एक्सपेंशन हुआ, जिसका एक्सपेंशन स्पीड शुरुआत में इतना ज्यादा था कि उसे इमेजिन भी नहीं करा जा सकता था, पर बाद में एक्सपेंशन रेट नापने लायक हो गया। यूनिवर्स एक्सपैंड होता गया और उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज होने लगा और धीरे धीरे एटम्स बने, जिससे मिलकर स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सी और बाकी सब कुछ बना जो अब तक हम जानते हैं। द बिग बैंग थ्योरी का सुझाव 1920 के दशक में पहली बार बेल्जियम के साइंटिस्ट जॉर्ज लेमेंट्रा ने दिया था। उन्होंने यह सिद्धांत दिया था कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक ही सिंगल पॉइंट प्रिमोर्डियल एटम से हुआ है। इस आइडिया को और भी सपोर्ट एडविन हबल की ऑब्जर्वेशन से मिला। उन्होंने यह बताया कि गैलेक्सी सभी दिशाओं में हमसे दूर जा रही है। इस आइडिया को और भी सपोर्ट 1960 के दशक में मिला, जब पहली बार कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन की डिस्कवरी हुई। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन बिग बैंग के बाद बची हुई रेडिएशन है। इसे हम अपने आंख से नहीं देख सकते हैं और यह बहुत ही ज्यादा ठंडा है। आर्नो पेंजेस और रॉबर्ट विल्सन ने 1960 के दशक में एक हाईली सेंसिटिव माइक्रोवेव एंटीना बनाया। उन्होंने इस एंटीना का निर्माण कम्युनिकेशन के लिए किया था, पर वो एंटीना स्काई से हर वक्त एक वीक नॉइज को डिटेक्ट कर रहा था, जबकि वहां पे वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट ही नहीं था जिससे ऐसा नॉइज उत्पादन हो पाता। उन्होंने ऐसा होने का कारण जानने की कोशिश की। जब वो इसके बारे में पता लगा रहे थे, तब उन्हें यह रियलाइज हुआ कि नॉइज पूरे स्काई से सामान्य रूप से आ रहा है। बहुत रिसर्च करने के बाद पेंजेस और विल्सन ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो वेव डिटेक्ट हो रही थी वो बिग बैंग के बाद में ब्रह्मांड में बची रेडिएशन है। इससे द बिग बैंग थ्योरी सही साबित हुई और इसके लिए 1978 में उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो है। इसका टेम्परेचर -2 से 70 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि यह एब्सोल्यूट टेम्परेचर से 3.15 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि 0 केल्विन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे एक ऑब्जेक्ट का मिनिमम एनर्जी रहता है। इस टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ना के बराबर होने लगती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस टेम्परेचर पे काम नहीं करता है। कोई भी लिविंग थिंग्स बच नहीं सकती है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल या 0 हो जाती है, पर यह टेम्परेचर अभी तक प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिला है। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के करीब हो? क्या बिग बैंग के बाद में बची कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन ही यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ठंडा है, या फिर कुछ और? अब तक हम जितना यूनिवर्स को समझ पाए हैं, उसके हिसाब से बूमिरंग नेबुला
इस यूनिवर्स का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है। इसका टेम्परेचर -272.15 डिग्री सेल्सियस या कहे 1 केल्विन है। ये इतना ज्यादा ठंडा है कि बिग बैंग से निकली कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन भी नेबुला से गर्म है। इसका दूसरा नाम भी है, इसे बोट आई नेबुला भी कहा जाता है। ये नेबुला सेंटोरियस कॉन्स्टेलेशन में है। हमारी पृथ्वी से अगर हम वहां पे जाने की कोशिश करें, वो भी लाइट की स्पीड से, तब भी हमें वहां पहुंचने में 5000 साल लग जाएंगे। ये तस्वीर जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो है बूमिरंग नेबुला। इस तस्वीर को 2003 में हबल स्पेस टेलीस्कोप से लिया गया था। जब कुछ स्टार्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से बंधे होते हैं और एक दूसरे को परिक्रमा करते हैं, तो उस सिस्टम को स्टार सिस्टम कहा जाता है। यह माना जाता है कि बूमिरंग नेबुला स्टार सिस्टम से प्लैनेटरी नेबुला बन रहा है। प्लैनेटरी नेबुला एक आयोनाइज गैस का क्लाउड है, जिसके सेंटर में एक रेड जायंट स्टार होता है, जिसमें से आयोनाइज गैस निकलते हैं और वेरियस वेवलेंथ की लाइट भी निकलती है। जब किसी स्टार की जीवन का अंत आता है, तब वो प्लैनेटरी नेबुला का फॉर्म लेते हैं। यह माना जाता है कि जब हमारे सूर्य का जीवन खत्म होने वाला होगा, तब यह भी प्लैनेटरी नेबुला बनने लगेगा। बूमिरंग नेबुला डस्ट और आयोनाइज गैस का मिक्सर है, जिसके सेंटर में एक स्टार है जो अपने जीवन की अंतिम चरण पे है। वो स्टार एक रेड जायंट है जो मर रहा है। इसके अराउंड में गैसेस हैं जो स्पेस से भी ठंडे हैं। बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, जिसकी साइज कुछ मिलीमीटर्स की होती है, वो नेबुला की सेंटर का कुछ हिस्सा को ढकते हैं, जिसके कारण से कोर से बाहर निकलते लाइट्स एक आपस से विपरीत दिशा में जाते हैं और आवर ग्लास की तरह शेप लेते हैं। और जब हम पृथ्वी से इस नेबुला को देखते हैं, तो वो हमें आवर ग्लास की तरह दिखती है। गैसेस जो बाहर की ओर निकलती है, वो बहुत तेजी से निकलती है। उनकी स्पीड लगभग 164 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। गैसेस बाहर निकलने के बाद स्पेस में एक्सपैंड होने लगती है और इस एक्सपेंशन के कारण से नेबुला का टेम्परेचर लो होता है। 2013 में बूमिरंग नेबुला का टेम्परेचर आल्मा यानी कि अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे की मदद से नापा गया था, जो अटाकामा डिजर्ट में है। आल्मा 66 रेडियो टेलीस्कोप का एरे है। ये सारे रेडियो टेलीस्कोप मिलकर एक सिंगल टेलीस्कोप की तरह काम करते हैं, जिसकी मदद से स्टार्स, नेबुला, गैलेक्सी की हाई रिजोल्यूशन इमेज ले सकते हैं। आखिर बूमिरंग नेबुला इतना ठंडा क्यों है? और भी नेबुला है, पर वो इतनी ठंडा क्यों नहीं है? नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के रघवेंद्र सहाय ये सोचते हैं कि बूमिरंग नेबुला दूसरी नेबुला से ज्यादा ठंडा इसलिए है क्योंकि ये अपने मास को दूसरी डाइंग स्टार के मुकाबले 100 गुना ज्यादा तेजी से बाहर फेंकता है। जैसे गैस एक्सपेंड होते हैं, वो ठंडे होते जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सपेंशन के कारण से प्रेशर घटता है और प्रेशर के घटने से गैस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट घटती है, जिससे टेम्परेचर घटता है। बूमिरंग नेबुला के बारे में हमें कैसे पता चला? आखिर बूमिरंग नेबुला को बूमिरंग नेबुला के नाम से क्यों जाना जाता है? कीथ टेलर और माइक स्कैरोट ने 1980 में बूमिरंग नेबुला को एंग्लो ऑस्ट्रेलियन टेलीस्कोप की मदद से देखा। जब वो इसे देख रहे थे, तब उन्हें कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था। जितना वो देख पा रहे थे, उसके हिसाब से वो कुछ कर्व्ड शेप जैसा दिख रहा था, बिल्कुल बूमिरंग की तरह। और इसके बाद उन्होंने इस नेबुला को बूमिरंग नेबुला कहा। फिर 18 साल बाद 1998 में हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इसकी तस्वीर ली गई और उस वक्त तस्वीर क्लियर आई, जिससे यह पता चला कि बूमिरंग नेबुला बिल्कुल आवर ग्लास की तरह दिखता है। यह अनुमान लगाया जा रहा है नेबुला के सेंटर में जो रेड जायंट स्टार है, वो भविष्य में गर्म होता जाएगा,
जिसके कारण से उसके आसपास की गैसेस भी गर्म होती जाएंगी और फाइनली वो समय आ जाएगा जब हमारे बीच यूनिवर्स की कोल्डेस्ट प्लेस नहीं रहेगी। हम लकी हैं कि इसे हम देख पा रहे हैं।